और मैं यहां शब्द प्रयोग हम करता हूं, आप और मैं की भाषा में नहीं बोल रहा हूं। नीचे से दबाव आया है कि आज ये देश बाबा साहब आंबेडकर के उस महान कामों को नकार नहीं सकेगा। इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना होगा। और इसलिए 125वीं जयंती संविधान की चर्चा हो तो बाबा साहब आंबेडकर की हो, लेकिन साथ साथ संविधान सभा के उन सभी महापुरुषों के प्रति हम नमन करते हैं, आदर करते हैं। बाबा साहब आंबेडकर समेत सभी को नमन करते हैं, सभी को आदर करते हैं और इसी भूमिका से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। एक बात सही है, हमारे यहां परिवारों में भी ये बात बताई जाती है, समाज जीवन में भी बताई जाती है, लोक कथाओं में भी कही जाती हैं। अच्छी चीजों को बार बार स्मरण करना चाहिए, अच्छी स्थिति में भी करना चाहिए और बुरे हालत में भी करना चाहिए। समाज जीवन के लिए अनिवार्य होता है। बेटा कितना ही बड़ा क्यों ना हो गया हो, लेकिन जब अपने गांव से शहर जाता है, 10 बार जाता होगा तो भी मां तो कहेगी जाते जाते, बेटा चालू गाड़ी में चढ़ना मत, खिड़की के बाहर देखना मत। बात बेटा बड़ा हो गया, 10 बार पहले गया तब भी सुन चुका है, लेकिन मां का मन करता है कि बेटे को जरा याद करा को, बेटा इतना संभालना। ये हमारी परंपरा रही है। और इसके लिए तो डॉक्टर करण सिंह जी यहां बैठे हैं, बहुत सारे ढेर संस्कृत श्लोक भी ला। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। कुएं में जो रस्सी से बांध करके पानी निकालते हैं, रस्सी में इतनी ताकत तो नहीं होती है कि वो पत्थर के खिलाफ लड़ाई लड़ सके, लेकिन निरंतर अभ्यास का परिणाम होता है कि उस पत्थर पर भी नए आकार आकृतित हो जाते हैं। और इसलिए हमारे लिए संविधान एक जश्न होना चाहिए, संविधान एक उत्सव होना चाहिए। संविधान की हर भावना के प्रति हमारा आदर सत्कार पीढ़ियों तक चलते रहना चाहिए। ये संस्कार विरासत है, ये हम लोगों का दायित्व होता है। ये सिर्फ तू मैं करने से देश नहीं चलता है, देश कभी साथ साथ मिलकर के भी चलने से चलता है। और इसलिए संविधान एक ऐसी शक्ति है जो हमें तू और मैं की भाषा से बाहर निकाल सकती है। संविधान एक भावना है जो हमें जोड़ने की ताकत देती है। और ये सदन ऐसा है कि जहां पक्ष और विपक्ष से ऊपर निष्पक्ष का भी एक मैसेज हिंदुस्तान को जाने की ताकत रखता है। और इसलिए इस सदन का मैं अतिशय आदर करता हूं। हमें मूल्यों का करना होता है, जतन करना होता है। हमारे संविधान की ऊंचाई, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और संविधान सभा जब चलती थी उस समय के अखबार आज भी हम देख सकते हैं। बहुत आशंकाएं थी कि भई ये गाड़ी चलेगी क्या, ये लोग कर पाएंगे क्या। और अंग्रेजों को भी उसमें इंटरेस्ट था इस बात को जरा बल देने में, और इसलिए लोगों को नहीं लगता था। लेकिन हमने अनेक बाधाओं के बीच भी इतने साल जो बिताए हैं, हमारे उन महापुरुषों ने कितना उत्तम हमें एक मार्गदर्शक संविधान दिया है जो हमें ताकत देता रहा है, निरंतर ताकत देता रहता है। और इसलिए हमें उसका गौरवगान करते हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक ने भारत के संविधान के संबंध में कहा था, ग्रेनविल ऑस्टिन ने जो बात कही थी, उसने कहा द परहैप्स द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल वेंचर सिंस दैट which originated at Philadelphia in 1787। 1787 में फिलाडेल्फिया में जिस पॉलिटिकल वेंचर की उत्पत्ति हुई थी, संभवतः उसके बाद अगर कोई महान पॉलिटिकल वेंचर हुआ है तो भारत का संविधान है। ये बात उस समय कही। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास
अब कभी कभी हम यहाँ, हमारा मुख्य काम है कानून बनाना, इसी के लिए लोगों ने हमें भेजा है और हम लोग अनुभवी हैं, जानकार हैं, लेकिन हम देखते हैं कितनी बड़ी कमी है हमारे बीच में और आत्मलोकन करना पड़ेगा। और संविधान सभा के लोगों की दीर्घदृष्टि और सामर्थ्य कितना था, उसको याद कर करके हम देखेंगे तो हमें अभी कितना ऊपर उठने की जरूरत है, इसका हमें एहसास होगा। संविधान सभा में बैठे हुए लोगों ने 50 साल, 60 साल, 70 साल के बाद भी ऐसी परिस्थिति पैदा हो तो क्या हो, उसके सेफगार्ड की चिंता की है। हम आज कानून बनाते हैं और हमने देखा होगा, इसमें उनका दोष और इनका दोष ये मुद्दा नहीं है। हमारी कुल मिलाकर के स्थिति है कि हम कानून बनाते हैं और दूसरे ही सत्र में आना पड़ता है, यार पिछली बार बनाए लेकिन ये 2 शब्द रह गए, जरा फिर से एक बार संशोधन करना पड़ेगा। कितनी मर्यादाएं हमारी, और मर्यादाओं का मूल कारण ये नहीं है कि ईश्वर ने हमें विधा नहीं दी है, उसका मूल कारण है कि हम लगातार संविधान के प्रकाश में चीजों को नहीं सोचते हैं। कभी जो पहले मोदी जी की प्रशंसा करते थे, उन्होंने मोदी जी के बारे में 2-3 गलत चीजें कही, क्रिटिसाइज किया, थोड़ा क्रिटिसाइज किया, और आपके जो ट्विटर आर्टी हैं, उनको पता नहीं क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, ट्रोलर्स, आपके ट्रोलर्स ने आपके ही आदमी पे आक्रमण कर दिया। और क्या कहा, अरुण शूरी जी के बच्चे के बारे में, जिसको सेरेब्रल पॉलिसी है, उसको भी नहीं छोड़ा आपने। मिस्टर शूरी जी ने कहा कि ये ट्विटर के लोग मेरे ऊपर चढ़े, मेरे पीछे पड़े और मुझे उन्होंने गाली दी, और उनको प्रधानमंत्री जी फॉलो करते हैं। एंड मैडम स्पीकर, all this is going on now. Please conclude. Yes, 3 minutes, Madam Speaker. Please let him conclude now. Please बैठिए ना, बोलने तो उसका सब जवाब आ जाएगा, बैठिए। And as all this is going on, the best talent India has, the best writers, intellectuals and artists of this country give their awards back as a sign of protest. Sign of protest. The government does not even bother to speak to them. Arun Jaitley ji simply says it is manufactured. Why would they manufacture it? Arun Jaitley ji, this is not a dream like your Make in India project. This is reality. Do you think people like Narayana Murthy ji, Raghuram Rajan ji, PM Bhargava have nothing better to do than manufacture protests against you? They are saying it because they are disturbed like millions of people in this country. Please give them the respect of trying to understand what disturbs them. Don't brush them aside. Go and listen to them. Speaker Madam, the Prime Minister talks about economic growth and progress. At the same time, his colleagues talk about sending Bollywood stars to Pakistan. India is successful because we have given our people the space to talk. India is successful because we have embraced our people and let them be part of the conversation. Our greatest strength, Madam Speaker, is our tolerance. Pakistan has failed because they did not allow the voice of their people to be heard. They have failed because their leaders crushed their voices that were inconvenient to them. Their biggest weakness is their intolerance. Speaker Madam, now Speaker Madam, your time is now. I'm concluding, ma'am. Yes. Ma'am,
they are not letting me I speak. took what to do. It is happening. Speaker Madam, let us not learn the wrong lessons. Please, Anurag ji. No, I'm sorry. बैठिए ना. It's okay. बैठिए. विजया जी, बैठिए. Please. विजया जी, please बैठिए. Yes, conclude कीजिए. Ma'am, that is आप इधर देखें, conclude कीजिए. कब हो जाएगा? their biggest weakness. You should not direct me. I'm sorry. Why not? I'm telling you. No, I know. Everybody is doing that. You please sit down. All sections are doing all these things from. Their biggest weak, ma'am. What do you know? Speaker, ma'am. Yes. Their biggest weakness is tolerance. I request the government, Yes. please do not learn the wrong lesson from them. Please be tolerant. Please Yes. listen to your people. Embrace your own people. Gandhiji, the father of our nation, gave our people voice. He allowed people who had not been heard for centuries to sing. Nathuram Godse put 3 bullets inside his chest. I sat here and listened the other day while Narendra Modi ji praised Gandhi ji, our leader. I have also seen him remain silent when that gentleman, Mr. Shakshi Maharaj, has called Nathuram Godse a patriot. I am pretty certain. बैठिए ना, बैठिए. बहुत पुरानी मुझे ही बात है. बैठिए. Yes. बैठिए तो. I am pretty certain, Speaker आप Madam. बैठिए ना. हम मालूम है उनके बाद बोलेंगे. बैठिए. He is not yielding. What you are doing? Yes. I am, Up, please. Now, please, only 1 minute. Because you are. Yes. I will see to it. जो शब्द नहीं होना चाहिए वो मैं एक्सपंज करूंगी. Please. What you want to say? मैं बाद में बोलने दूंगी. He is not yielding. He is concluding. मैं बोलूंगी ना. What is it? I am pretty certain. Finish, ma'am. Conclude. I am pretty certain, Speaker Madam, that the Prime Minister does not see the contradiction. Now it is concluding statement. Huh? Will the Prime Minister start to listen to the voice of our people? Yes. Or will he stand by and watch as his colleagues trample on the voice of this country? Will he simply place the Constitution on an elephant and walk in front of it? Or will he do his job and defend what it stands for? Will he let our beautiful India continue to sing? Now it's over. Or does he think he can condemn our nation to silence? Thank you, Speaker Madam. Yes, Sakshi Maharaj ji, what you want to say? आपका नाम आया था. What you want to say? Please. आप बैठिए. Yes. मैं अध्यक्ष जी ये कहना चाहता हूँ कि बिना नोटिस के मेरे संदर्भ में कोई बात नहीं कही जा आपको सकती. राहुल गांधी जी ने 2-3 बार मेरा नाम लिया है गलत तरीके से. आखिरकार मैंने क्या किया? हाथ में लेना जितना आसान है, बुद्धि विवेक धरोहर में पाना उतना ही कठिन है. आइए हम अपने आचरण से प्रमाणित करें कि यदि प्रहलाद जोशी. यस. प्लीज. अब सब लोग बैठिए. मैडम, थैंक यू मैडम. 5 मिनट. यस. आप रमेश जी बैठिए. अब कोई कुछ. मैं बात कर रहा हूँ. मैं स्टार्ट मैडम. I thought Rahul Gandhi ji would react to the Chidambaram statement. 27 years के पहले जो हुआ था उसका जो एक्सेप्ट किया है चिदम्बरम साहब उस टाइम गृह मंत्री होते हुए, राज्य गृह मंत्री होते हुए, उनके बारे में राहुल गांधी जी को याद नहीं आया. He talked so much on intolerance, but he never bothered to at least to disown the statement of Manishankar Iyer and Salman Khurshid. He said
he said Pakistan has become a failed state because of intolerance. But these people, Manishankar Ayyar and Salman Khurshid, they went to the Pakistan and हम लोगों को एथिक कमेटी का निर्माण करना पड़ा। संविधान सभा के सदस्यों को कभी ये जरूरी नहीं लगा होगा कि कभी एथिक कमेटी की निर्माण करना पड़े। इस सदन को एथिक कमेटी का निर्माण करना पड़ा और ये एथिक कमेटी के पीछे मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा उसी तरह हम राजनीति में जो लोग हैं हमारी एक जिम्मेवारी का संदेश भी देते हैं। जब हमारे यहां कुछ सदस्यों के द्वारा छोटी मोटी हरकतें हुई तो यही सदन की हिम्मत है कि उन्होंने सदन की मर्यादा को, लेकिन ये आवश्यक है, सभापति जी मैं आग्रह करूंगा, ये आवश्यक है कि हमारे सभी सदस्यों को बार बार एथिक कमेटी के जो उसूल है, जो निर्माण हुआ है, बार बार उनको कहते रहना पड़ेगा, उनको बताते रहना पड़ेगा, क्योंकि हम सब कोई गलती न कर बैठे और ये तो हमारा दायित्व बनता है। लेकिन इसके संबंध में मैं कहना चाहूंगा 14 अगस्त 1947 डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने जो कहा है, उन्होंने जो कहा है वो मैं समझता हूं हम लोगों की जिम्मेवारी है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने कहा 14 अगस्त को, अगली सुबह से आज रात के बाद उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार होंगे। स्वतंत्र भारत को उस तरीके से आंका जाएगा जिस तरीके से भोजन, कपड़े, घर और सामाजिक सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर आम आदमी के हितों की पूर्ति की जाएगी। जब तक हम ऊंचे पदों पर मौजूदा भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करेंगे, भाई भतीजावाद, सत्ता की चाह, मुनाफाखोरी और कालाबाजारी को जड़ से नहीं उखाड़ेंगे, जिसने हाल के समय में इस महान देश की छवि को खराब की है, तब तक हम प्रशासन, उत्पादन और जीवन से जुड़ी वस्तुओं के वितरण में कार्य कुशलता नहीं बढ़ा पाएंगे। ये 2015 1 दिसंबर का भाषण नहीं है, ये 1947 14 अगस्त को डॉक्टर राधाकृष्णन जी देख रहे थे कि कैसे कैसे संकटों से हमें गुजरना है और इसलिए इन महापुरुषों का स्मरण करना हमारे लिए आवश्यक होता है कि क्या हुआ कि ये बातें छूट गई। दोबारा हम पुनः स्मरण करें, फिर संकल्प करें, फिर चल पड़े। अभी भी देर नहीं हुई है। 125 करोड़ का देश, 800 मिलियन 65 से कम आयु की जनसंख्या हो, उस देश को निराश होने का कोई कारण नहीं है। हमारे पास ऐसे महान पुरुषों की विरासत भी है और हमारे पास उन नौजवानों के सामर्थ्य के अवसर भी हैं। हम दोनों को मिलाकर के हम कैसे करें, उसकी ओर हमने आगे देखना है। कभी कभार हम डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को जब याद करते हैं तो मैं कुछ बातें ये कहना चाहता हूं। संविधान के द्वारा, और ये बात सही है कि हमारा संविधान एक सिर्फ कानूनी मार्गदर्शन की व्यवस्था ही सीमित नहीं है, वो एक सामाजिक दस्तावेज भी है। और जितने उसकी कानूनी सामर्थ्य की हम सराहना करते हैं, उतनी ही उसके सामाजिक दस्तावेज की ताकत की भी सराहना और उसको जी करके दिखाना, ये हम लोगों का दायित्व बनता है। बाबा साहब ने जो हमें जो संविधान दिया, उस संविधान में कानूनी एक व्यवस्था तो है जो समता के सिद्धांत का पालन कराता है, सोशल जस्टिस की वकालत करता है, सामाजिक न्याय की चर्चा करता है। लेकिन अगर हम संविधान के दायरे में अटक जाएंगे तो हो सकता है समता तो आ जाएगी, लेकिन अगर समाज अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं होगा
सैकड़ों वर्षों की बुराइयों से मुक्ति पाने का अगर समाज संकल्प नहीं करता है, जो पाप हमारे पूर्वजों के द्वारा हुए हैं उन पापों का प्रक्षालन करने के लिए हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां तैयारी नहीं करती हैं, तो बाबा साहब आंबेडकर का सोशल जस्टिस की ताकत हो, समता की ताकत हो, वो पूर्ण करने का दायित्व एक समाज के नाते भी हमको उठाना पड़ेगा। और इसलिए बंधारण हमें अगर समता की ताकत देता है तो समाज की संस्कार सरिता हमें ममता की ताकत देता है। अगर समता हमें बंधारण के निहित ताकतों से प्राप्त होती है तो समाज को भी तैयार होना करना पड़ेगा कि जैसे समभाव जरूरी है वैसे ही समाज में ममभाव भी जरूरी है। और देश तब चलेगा जहां समता भी हो, ममता भी हो, समभाव भी हो, ममभाव भी हो। ये 125 करोड़ देशवासी, दलित माता की कुख से पैदा हुआ बेटा भी मेरा भाई है। ईश्वर ने मुझे जितनी शक्ति दी है परमात्मा ने उसको भी उतनी ही शक्ति दी है। मुझे तो अवसर मिला लेकिन उसको अवसर नहीं मिला, उसको अवसर मिले ये हमारा दायित्व बनता है। और इसलिए सिर्फ बंधारण की सीमाओं में नहीं, समाज जागरूक भी उतना ही अनिवार्य है। न हिंदू पति तो भवेत्, इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और ये बात इस सदन से उठनी चाहिए, ये बात सदन से पहुंचनी चाहिए। आज भी समाज में किसी के साथ इस प्रकार का अत्याचार अनाचार होता है तो ये हमारे लिए कलंक है, एक समाज के नाते कलंक है, एक देश के नाते कलंक है। इस दर्द को हमने अनुभव करना चाहिए और इस दर्द को हमने नीचे तक समाज की संवेदना जगाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। बाबा साहब आंबेडकर ने, ये बात सही है कि हम जब सरदार पटेल को याद करते हैं तो भारत की एकता के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन हम सरदार साहब ने देश एक किया, सरदार साहब ने देश एक किया, इस पर अटक जाएंगे तो बात बनेगी नहीं। एकता का मंत्र भारत जैसे देश में केंद्रस्थ होना चाहिए। बिखरने के लिए तो बहुत बहाने मिल सकते हैं, जुड़ने के अवसर खोजना हमारा दायित्व होगा। और इसलिए बिखरने के बहाने तो मिल जाएंगे, 125 करोड़ का देश है, कहीं किसी कोने से मिल सकता है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका दायित्व है कि बिखरने के बहानों के बीच भी जुड़ने के अवसर खोजें, लोगों को प्रेरित करें और जोड़ने की ताकत दें। ये हम लोगों का दायित्व है देश की एकता और अखंडितता के लिए। और यही तो हमारे पूर्वजों ने कहा है, राष्ट्रयाम जागरयाम वयम, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। ये बात हमारी रगों में भरी पड़ी हुई है और इसलिए देश की एकता और अखंडितता के मंत्र को हमने निरंतर मंत्र को बढ़ाना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। मेरे मन में एक कार्यक्रम चल रहा है, मैं आशा करूंगा कि आप में जो सोच लेते हैं, समय है, वे भी कुछ नए आइडिया देंगे तो उसको और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत कल्पना मेरे मन में चल रही है, मैं ऐसे ही विचार छोड़ रहा हूं, अभी तो मैंने कोई डिजाइन बनाई नहीं है। हमारे देश में हमने बहुत लड़ लिया, दक्षिण के लोगों को लगता है हिंदी हम पर थोपते रहो तुम, और मैंने देखा यहां भाषण में कहीं न कहीं आता है, लेकिन एक और भी तरीका है देश को समझने का, जानने का, आगे बढ़ने का। और मैंने 31 अक्टूबर को सरदार साहब की जन्म जयंती के दिन पर इसका थोड़ा सा उल्लेख किया था। क्या हम राज्यों को प्रेरित कर सकते हैं कि जिसमें आग्रह किया जाए कि भाई मान लीजिए छत्तीसगढ़ राज्य है, वो तय करे कि 2016 में हम केरल महोत्सव मनाएंगे और छत्तीसगढ़ राज्य में मलयालम भाषा के अल्फाबेट्स बच्चों को परिचित करवाए जाएं। एक 100 वाक्य, ज्यादा नहीं, 100 सेंटेंसेस स्कूलों में बच्चों को सहज कैसे हो, चाय पिया का, वो मजाक मजाक में चलता रहेगा, वो सीख जाएंगे। कभी
मलयालम फिल्म फेस्टिवल छत्तीसगढ़ में क्यों ना हो? क्यों न वहां का खान पान, वहां के लोग, वहां के नाट्य यहां आए, लोग देखें। उसी प्रकार से कोई और राज्य, किसी और एक राज्य एक साल के लिए दूसरे राज्य के साथ अपने आप को जोड़े। यहां से उस साल जितने बच्चे टूरिस्ट के नाते जाएंगे तो उसी राज्य में जाएंगे। हम धीरे धीरे करके अगर हिंदुस्तान के सभी राज्य हर वर्ष एक राज्य मनाना शुरू कर दें, और ज्यादा नहीं, एक 5 गीत। अब देखिए, हम सब लोग वैष्णव भजन से परिचित हैं। वैष्णव भजन तो तेनेरे कहिए सब परिचित है। हम वैष्णव भजन तो तेनेरे कहिए जब सुनते हैं, गाते हैं, हमें पराया नहीं लगता है। कभी याद नहीं आता है कि किस भाषा में लिखा गया है। वो इतना हमारे साथ जुड़ गया है। क्यों न हम हमारे देश की सब भाषा के 4-5 अच्छे गीत हमारे देश की नई पीढ़ी को गाने की आदत डालें। हमें संस्कार बढ़ाने होंगे, और मुझे लगता है कि संविधान की जो भावना है, उस भावना को आदर करते हुए हमने इस बात को करना चाहिए। बाबा साहब आंबेडकर जी का जो आर्थिक चिंतन था, मैं बाद में आपको समय दूंगा, मैं बाद में आपको समय दे दूंगा। प्लीज डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने, माननीय सभापति जी, अपने आर्थिक चिंतन की उनकी विशेषताएं रही थी, और वे औद्योगिकरण के पक्ष में थे। और सबसे बड़ी बात वो कहते थे, मैं चाहूंगा कि सदन, मैं लंबा नहीं कहूंगा लेकिन भाव मेरा सदन समझ जाएगा। बाबा साहब आंबेडकर कहा करते थे कि हिंदुस्तान में औद्योगिकरण होना जरूरी है, और वो कहते थे कि दलितों के पास जमीन नहीं है, वो जमीन के मालिक नहीं है, उनको अगर रोजगार दिलाना है तो जिसके पास जमीन नहीं वो कहां जाएगा। औद्योगिकरण इसलिए भी होना चाहिए कि समाज के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित के रोजगार के अवसर पैदा हो। और इसलिए बाबा साहब आंबेडकर के आज विचार कुछ लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा, वो क्या कहा था। उन्होंने आर्थिक चिंतन करके, और मैं मानता हूं आज जो हम विवाद करते हैं, उस समय क्या सोच बाबा साहब की थी, वो हमारे लिए एक दिशा दर्शक रहेगी। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, राज्य का दायित्व है कि वह लोगों के आर्थिक जीवन की ऐसी योजना बनाए जो उच्च उत्पादकता की ओर ले जाए, लेकिन ऐसा करते समय दूसरे अवसर बंद नहीं होने चाहिए। इसके अलावा वह उद्यम उपलब्ध कराएं तथा जो कुछ लाभ हासिल हो उसका सबको बराबर वितरण करे। डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था कि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए पूंजी और मशीनरी में बढ़ोतरी के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में श्रम में कटौती करनी पड़ेगी, ताकि भूमि और श्रम की उत्पादकता बढ़ाई जा सके। अतिरिक्त श्रमिकों को गैर कृषि उत्पादक क्षेत्रों में लगाने से कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाला दबाव एकदम से कम हो जाएगा और भारत में उपलब्ध भूमि पर अत्यधिक प्रेशर भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जब इन श्रमिकों को कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादक कार्यों में लगाया जाएगा तो वे न केवल अपनी आजीविका कमा लेंगे बल्कि अधिक उत्पादन करेंगे, और अधिक उत्पादन का अर्थ है अधिक पूंजी। संक्षेप में, हालांकि ये चाहे जितना विचित्र लगे, परंतु भारत का औद्योगिकरण ही भारत की कृषि समस्याओं का सबसे कारगर उपचार है।
बाबा साहब आम्बेडकर ने एक और जगह पे कहा था कि भारत चिमटी की दो फलकों के बीच फंसा हुआ है, जिसका एक फलक आबादी का बढ़ता हुआ दबाव और दूसरा फलक है उसकी जरूरतों की तुलना में भूमि की सीमित उपलब्धता। इसका परिणाम यह होता है कि हर दशक के अंत में हमारे सामने आबादी और उत्पादन का नकारात्मक संतुलन पैदा हो जाता है और जीवन स्तर घट जाता है और गरीबी बढ़ जाती है। बढ़ती जनसंख्या के कारण भूमिहीन और बिखरे परिवारों की संख्या भी विशाल होती जा रही है। औद्योगिकरण के पक्ष में एक गंभीर अभियान चलाने के अलावा कृषि को लाभकारी बनाने की संभावनाएं न के बराबर है। बाबा साहब आम्बेडकर ने 60 साल पहले हम किन समस्याओं को झेलेंगे, हमें कैसी समस्याओं को जूझना पड़ेगा, हमारा आर्थिक चिंतन क्या होना चाहिए, उस समय बाबा साहब आम्बेडकर ने हमारे सामने रखा था। ये बात सही है कि हम में से किसी की देशभक्ति में 125 करोड़ देश हो सकता है और न ही किसी को किसी की देशभक्ति के लिए सुबह शाम अपने सबूत देने पड़ते हो। समाज, हम सब भारत के संविधान से बंधे हुए लोग हैं, भारत के महान संस्कार और परंपराओं से बंधे हुए लोग हैं। दुनिया हमें कैसे देखती थी और दुनिया भारत का किस प्रकार से गौरवगान करती थी, आज जब हम उन महापुरुषों ने संविधान निर्माण किया, वो कौन सा माहौल होगा जिससे उनको इस प्रकार से ले गए होंगे। मैं आज आखिरी शब्द कुछ उसके कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। आदरणीय सभापति जी, मैं मैक्स मुलर को आज कोट करना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा था? मैक्स मुलर कहते हैं, अगर मैं ऐसा देश ढूंढने के लिए पूरी दुनिया को देखूं जहां प्रकृति ने धन, शक्ति और सौंदर्य की सबसे ज्यादा छटा बिखेरी हो, तो पृथ्वी पर असल में स्वर्ग है, तो मैं भारत की ओर इशारा करूंगा। अगर मुझसे पूछा जाए कि किस आसमान के नीचे मानव मस्तिष्क ने अपने पसंदीदा उपहारों में से कुछ को सबसे ज्यादा पूरी तरह विकसित किया है, जीवन की बड़े से बड़ी समस्याओं पर गहराई से विचार किया है और उनमें से कुछ का समाधान भी निकाला है, जो उनका भी ध्यान आकर्षित करेगी जिन्होंने प्लूटो और कांट को पढ़ा है, तो मेरा इशारा भारत की ओर होगा। अगर मैं अपने से पूछूं कि हम किस साहित्य से यहां यूरोप में, जिनका पालन पोषण लगभग पूरी तरह से ग्रीक और रोमन्स तथा यहूदी जाति जूस के विचारों पर हुआ है, सही की पहचान कर सकते हैं, जो कि अपने आंतरिक जीवन को और उत्तम और विस्तृत तथा अधिक विश्वव्यापी और वास्तव में एक सच्चा इंसान बनाने के लिए जरूरी है। केवल इसी जीवन के लिए ही नहीं, अपितु इस रूपांतरित और अविनाशी जीवन के लिए तो फिर से मेरा इशारा इस महान भारत की ओर होगा। ये बात मैक्स मुलर ने कही है। इस महान विरासत के हम धनी हैं और उसी विशाल विरासत हम सबकी ताकत है। आइए हम उसका गौरवगान करें और हम संकल्प करें कि संविधान के प्रकाश में, हमारे महान महापुरुषों की त्याग और तपस्या के प्रकाश में जो उत्तम है उसको लेकर के हम चले। जो काल बाह्य है उसको तो काल भी स्वीकार नहीं करता है, जो नित्य नूतन होता है उसी को स्वीकार करता है। उस नित्य नूतन को लेकर के महान राष्ट्र के निर्माण में हम सभी सदस्य अपना योगदान करेंगे। मैं फिर एक बार
सभी आदरणीय सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सभापति जी, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। और संविधान की इस चर्चा के जो उत्तम बिंदु निकले हैं, उन उत्तम बिंदुओं के प्रकाश में हम कानूनों का निर्माण करें तब भी, संसद में आचरण करें तब भी, समाज का नेतृत्व करें तब भी, समाज को आगे ले जाने का प्रयास करें तब भी, उसी बातों को लेकर के चलेंगे। उस विश्वास के साथ मैं फिर एक बार इस सदन को उत्तम प्रवचनों से लाभान्वित कराने वाले सभी आदरणीय सदस्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बाबा साहब आंबेडकर और उस महापुरुष के साथ काम करने वाले उन सभी महानुभावों को नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।